गुड मॉर्निंग क्लास। हाय डॉक्टर अमनदीप, वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या क्या उसमें अच्छी बातें रहेंगी, क्या इंडिया के चांसेस हैं कि वो एक डेवलप नेशन की लाइन में खड़ा हो जाए। तो इंडिया के लिए क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन जो इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके लिए क्या क्या आशाएं हैं और क्यों हम लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो भी एक विकसित अर्थव्यवस्था बन सकती है। इंडियन इकोनॉमी कैन बी ए डेवलप्ड इकोनॉमी, सो वी कैन बी equal to America, England, Australia, Germany. So why I am saying this? So today's lecture is a very positive lecture. हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है वो अपने आप को किस तरह एक डेवलप नेशन में कन्वर्ट कर सकता है और उसके कारण क्या क्या है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हाल ही के सालों में, लगभग पिछले 15-20 सालों में हम लोगों ने अच्छी तरक्की की है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो बाकी जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं उनके मुकाबले हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, अगर हम जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करें तो हम लगभग 7-8% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। चाइना के बाद हम लोग सेकंड नंबर पे हैं वर्ल्ड में, जो कि इतनी अच्छी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर ये जो इतनी अच्छी ग्रोथ रेट आई है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है सर्विस सेक्टर। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत है। लगभग अगर हम देखें तो जीडीपी के अंदर 2016-17 में जीडीपी में 53.2% जो कंट्रीब्यूशन था वो सर्विस सेक्टर का था। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और सबसे ज़्यादा हमने जो है आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। हम लोग आईटी सेक्टर में जो वर्ल्ड की कंपनियां हैं वो हमसे सर्विस ले रही हैं। तो इंडिया की जो इन्फोसिस है और भी जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा जानी मानी कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छी सर्विस देती हैं आईटी के मामले में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक आने वाले दिनों में एक अच्छी इकोनॉमी बन के निकलेगा, उभरेगा। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि हमने अपनी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको बहुत ज़्यादा लिबरल किया है। लगभग सभी एरियाज़ के अंदर हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है कि आप आइए और यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। इवन तक कि रेलवे में, एयरवेज में, एयरपोर्ट में, पोर्ट्स के अंदर, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन में, लगभग हर एरिया में हमने क्या किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया है। इसकी वजह से भी इंडिया जो है एक अच्छी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच। तो अगर हम ये सारी चीज़ें इसी ढंग से अगर हम कंटिन्यू करते रहें, हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ा ग्रोथ हमारी रुकी है, बट फिर भी अंदाजा है कि लगभग हम 6% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम इसी दर से आगे बढ़ते रहें, अगर हमारा सर्विस सेक्टर, हमारी जो पॉलिसीज हैं वो इसी तरह आगे अच्छे ढंग से हम काम करते रहें, तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है अपने आप को एक डेवलप नेशन के रूप में देखेगा। तो हम ये बात क्यों कह रहे हैं, ये हम बात इन पॉइंटों की वजह से कह रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया जो है एक इमर्जिंग इकोनॉमी, एक उभरती हुई इकोनॉमी है वर्ल्ड की। बहुत सारे लास्ट के कई सालों में इंडिया जो है वो बाकी इकोनॉमी से बहुत अच्छा कर रहा है। वर्ल्ड की जो बाकी इकोनॉमीज हैं, अगर आप विकसित देशों की बात करें, अमेरिका की, इंग्लैंड की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, जर्मनी की, यूरोप की कंट्रीज जो हैं, इनकी अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो ये लगभग ग्रोथ रेट इनकी 1 या 2% ही रहती है। जबकि इंडिया जो है, इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो एवरेजली 7 से 8% के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, जो कि चाइना के बाद हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। तो इंडिया जो है एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, हम लोग काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम
जीडीपी के हिसाब से देखें तो हम सेकंड हाईएस्ट नंबर पे हैं चाइना के बाद में, और यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद में इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम तीसरे नंबर पे आते हैं यूएसए और चाइना के बाद में, जो आपकी किस टर्म्स के अंदर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो वो हम तीसरे नंबर पे हैं। अगर हम इसी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ते रहें तो इंडिया जो इकोनॉमी है इंडिया की, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मानी जाएगी पूरे वर्ल्ड की। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया बहुत अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है, और हम आगे भी अगर इसी रेट से ग्रो करते रहेंगे तो हम अपने आप को एक डेवलप इकोनॉमी बना लेंगे। सर्विस सेक्टर में हमारे बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। देखिए, इंडिया के अंदर 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, इसके अलावा पशुपालन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आपका सारे का सारा जो प्रोडक्शन होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो आता है। सर्विस सेक्टर में आपका बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टूरिज्म हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आईटी हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, ये सारी चीजें जो हैं, आउटसोर्सिंग हो गई, ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर में आती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें अगर हम बात करें जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की, तो वो सिर्फ 15.3% है। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज 53.2%। तो 53.2% के साथ 2016-17 का डेटा है ये। तो उस साल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस सेक्टर ने हमें दिया है, और सर्विस सेक्टर के अंदर भी आईटी सेक्टर जो है वो हमारा कमाल का है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया जो है वो 8th नंबर पे है सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने में। तो विदेशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया से आईटी सेक्टर की सेवाएं ले रही हैं। आईटी सेक्टर जो है हमारा काफी मजबूत है। लगभग वर्ल्ड की जो लगभग 50% जो आईटी सर्विसेज हैं उसके ऊपर हमारा कब्जा है, वो आईटी सर्विसेज हम देते हैं। तो इंडिया इज नोन फॉर इट्स आईटी सर्विसेज, और आगे भी अगर इंडिया ग्रोथ करेगा सर्विस सेक्टर के अंदर तो वो आईटी सर्विस का उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा, और इससे हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी जो इमेज है, हमारी जो गुडविल है, वो काफी ज्यादा बड़ी है। आने वाले सालों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है हमें और सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रो करना है, और इंडिया करेगा भी, और जीडीपी में भी हम इसमें काफी कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। तो हमारी जो एग्रीकल्चर में जो पॉपुलेशन लगी हुई है, हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर में हमारी जो है 46% पॉपुलेशन लगी हुई है, हमें इस पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से निकाल करके सर्विस सेक्टर के अंदर उनको डालना चाहिए, ताकि इंडिया जो है जीडीपी के अंदर और ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है सर्विस सेक्टर का आए। तो ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है कि इंडिया जो है सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। थर्ड, एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन बेस ऑफ एमएनसीज। ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, ऐसी कंपनियां जिनका एक से ज्यादा देशों के अंदर बिजनेस होता है, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जैसे सैमसंग है, मोटोरोला है, एप्पल है, ओप्पो है, लेज है, ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एडिडास है, नाइकी है। तो ये तो कुछ एक कंपनियों को मैं नाम ले रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये जो है इंडिया को एक बहुत अच्छा एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन मान रही हैं। वो इंडिया के अंदर अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्रीज लगा रही हैं, क्योंकि इंडिया जो है उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेस है। क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको लेबर बहुत सस्ती मिलती है, आपको स्किल्ड लेबर भी और अनस्किल्ड लेबर भी, पढ़ी लिखी भी और अनपढ़ भी आपको बहुत ही सस्ती मिलेगी, और यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो हैं इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती हैं, और उन्होंने इंडिया के अंदर अपने प्लांट्स भी लगाए हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी की जो स्कीम थी मेक इन इंडिया, उस स्कीम ने भी काफी काम किया है कि अगर आप चाहें तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप इंडिया में बनाइए। इंडिया के लिए आप नहीं बनाना चाहते मत बनाइए, बट आप इंडिया में बनाइए और उसको कहीं भी एक्सपोर्ट कीजिए पूरे वर्ल्ड में। तो ये स्कीम भी काफी अच्छी रही मोदी सरकार की, कि उन्होंने ये इस तरह का एक कैंपेन चलाया है
कि आप लोग इंडिया में प्रोड्यूस कीजिए, अपना प्लांट इंडिया में लगाइए, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और आप उसको एक्सपोर्ट भी कीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, यूएसए की, जापान की, जर्मनी की, साउथ कोरिया की, उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, अपने प्लांट्स जो है इंडिया में लगाए हैं। तो हम लोग ये आशा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी इंडिया जो है बाकी जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं, बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा और वो लोग इंडिया में अपने प्लांट्स लगाएंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये हम लोग बड़े ही इसके लिए पॉजिटिव हैं। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज ग्रोथ ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए इंडिया जो है, ज्यादातर जो इंडिया के अंदर जो विलेजेस के अंदर, गांवों के अंदर जो है छोटे छोटे जो उद्योग लगे हुए हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है। और गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो माइक्रो लेवल पे या स्मॉल लेवल पे या मीडियम लेवल पे जो एंटरप्राइजेस होती हैं, इनको भी काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, इनको मोटिवेट किया जाए, क्योंकि इंडिया जो है उसमें 70% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में बसती है। और इन विलेजेस के अंदर जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, जो छोटे लेवल पे जो फैक्ट्रीज लगी होती हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कह देते हैं या विलेज इंडस्ट्री कह देते हैं, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफी ध्यान दिया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये जो एमएसएमई सेक्टर होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज लगाता है, इसका इंडिया के टोटल आउटपुट के अंदर, टोटल प्रोडक्शन जो हम आउटपुट बनाते हैं, उसमें 45% कंट्रीब्यूशन होता है। और टोटल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो 40% टोटल एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रमोट करना चाहती है गांव के अंदर जो छोटे छोटे शहरों में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, विलेज इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री, जो हम हाथ से कोई सामान बना रहे हैं, इंडिया का जो हम ट्रेडिशनल जो आइटम्स हम बनाते हैं, तो वो जो सेक्टर है उसको हमने काफी ज्यादा प्रमोट करने की बहुत सारी स्कीम चलाई हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है। इसके अलावा आपको टैक्स के अंदर छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आपको लोन लेना हो तो आपको सस्ते रेट पे लोन मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी और सारी स्कीमें भी गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर के लिए चलाई हुई है। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, ये टोटल एक्सपोर्ट में इनका 40% कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम बात करें टोटल आउटपुट की, टोटल आउटपुट में इनका 45% कंट्रीब्यूशन। तो आने वाले टाइम में भी गवर्नमेंट चाहती है कि जो गांव के अंदर जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत बढ़ावा दिया जाए, उनके जो प्लांट एंड मशीनरीज हैं उनको और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए, उनको टेक्नोलॉजी अच्छी प्रोवाइड करवाई जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर डेमोग्राफिक पॉपुलेशन डिविडेंड। देखिए इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और डेमोग्राफिकली अगर हम देखें तो इस पॉपुलेशन का हमें एक फायदा भी है, हमें डिविडेंड भी मिल रहा है, हमें इसका लाभ भी है। देखिए जहां कुछ नेगेटिव होता है वही उसका पॉजिटिव भी बन जाता है। तो आज अगर इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास ये यंग पॉपुलेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान जो हैं, वो हमारे पास सबसे ज्यादा है। अगर आप डेवलप नेशन की बात करें, जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, चाइना की बात करें, तो यहाँ पे जो उन देशों की जो पॉपुलेशन है, वहां पे ओल्ड एज लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन वहां ग्रो नहीं हो रही, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनकी जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। तो इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ यंग जनरेशन बहुत ज्यादा है। वो यंग जनरेशन क्या कर सकती है, वो यंग जनरेशन अगर हम उसको अच्छी ट्रेनिंग दें, अगर हम उनको ट्रेनिंग अच्छी दें, उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाएं, उनको फूड अच्छा दें, उनकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी अगर दें, उनको एजुकेशन अगर हम अच्छी दें, तो ये जो 50-60 करोड़ जो हमारे पास यंग जनरेशन है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा वरदान साबित हो सकती है। इंडिया जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो अगर वो जो लोग हैं, अगर वो सर्विस सेक्टर में अपनी सर्विसेज दें या सेकेंडरी सेक्टर में अगर वो फैक्ट्रियों के अंदर या कंपनीज के अंदर काम करें, तो हम लोग अपनी जीडीपी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
हम लोग अपना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, उस प्रोडक्शन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया जो है एक बढ़िया इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है अपनी इसी पॉपुलेशन की वजह से। जहाँ पे एक तरफ अगर हम देखें तो ये पॉपुलेशन हमारे लिए अभिशाप है। इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है कि हमें जमीन की कमी हो रही है, हमारा कंजप्शन बहुत बढ़ गया है, हमें खाने पीने में दिक्कत है, गरीबी बढ़ती है इससे। बट फिर भी अगर हम देखें, अगर आज हम इस पॉजिटिव बात कर रहे हैं आज हम पूरे लेक्चर में, तो इंडिया के पास ये पॉपुलेशन जो है डिविडेंड का काम कर रही है। हमारे पास यंग जनरेशन बहुत ज्यादा है। इस यंग जनरेशन को अगर हम अच्छी एजुकेशन दे दें, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे दें, अगर उनको स्किल्स, उनको अगर हम एक किस्म से कहें कि अगर हम उनको ट्रेनिंग अच्छी दे दें, तो वो जो स्किल, वो जो ये जो यंग पॉपुलेशन है, ये इंडिया के लिए एक किस्म से एक चीप लेबर जो इंडिया को मिली हुई है, वो पूरी वर्ल्ड की जो कंपनीज है उनको अट्रैक्ट करती है। अब आज जो है इंडिया एक अच्छी डेस्टिनेशन बना हुआ है अपनी पॉपुलेशन की वजह से। हर एक कंपनी जो है इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। जैसे आप देखेंगे नाइकी है, एडिडास है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कपड़ों के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, कारों के जितने बड़े बड़े शोरूम हैं, एप्पल है, ये सारे के सारे इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं। किस वजह से? क्योंकि यहाँ यंग जनरेशन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर हम सिर्फ ये चीजें, सिर्फ हम क्या चाह रहे हैं कि फॉरेन की कंपनियां यहाँ आ जाएं और हमें लूट के चली जाएं, हम ये नहीं चाह रहे। हम दूसरी तरफ से देख रहे हैं बातों को। हम ये चाहते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, इसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्किल्स से ये क्या करे, और ज्यादा प्रोडक्शन करे, और ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करे। जितनी ज्यादा सर्विसेज और प्रोडक्शन ये प्रोवाइड करवाएगा, उतना ही ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ेगा। अगर हमारा जीडीपी बढ़ता है तो उससे हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी सेविंग बढ़ती है। तो इंडिया जो है एक डेवलप नेशन बन सकता है अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को अच्छा करें और उनको काम दें। तो ये भी इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें यंगस्टर ज्यादा है। लास्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ रही है। अगर 1951 या 50 की बात करें तो इंडिया के अंदर सेविंग जो थी सिर्फ 8% थी। आपकी जीडीपी का जो है, टोटल जीडीपी का सिर्फ हम 8% ही सेव कर रहे थे और इतना ही आगे हम इन्वेस्ट कर रहे थे। बट अगर हम आज देखें तो आज हम अपने जीडीपी का 30% सेव करते हैं और इतना ही इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है हमारे, मतलब हम जो है अच्छा सेव कर रहे हैं और इसी सेविंग को हम आगे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ताकि आगे हमारे कैपिटल फॉर्मेशन हो सके, हम जो है नई नई आइटम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकें। अगर वर्ल्ड की एवरेज देखें तो वर्ल्ड के अंदर एवरेजली 24% सेविंग हो रही है, बट इंडिया जो है वो 30% सेव कर रहा है और इतना ही आगे उसको अपने इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। इससे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, पूंजी का निर्माण होगा, जिससे कि आगे और बचत होगी और इन्वेस्टमेंट बनेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जो ऊपर हमने डिस्कस की है, ये कब हो सकती है? जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, अपने हेल्थ फैसिलिटीज को, एजुकेशन को ठीक करें, करप्शन को कम करें। इसके अलावा अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को अच्छा करें, अपने खर्चों को कम करें, इनकम को बढ़ाएं, महंगाई को कम करें, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कंट्रोल करें, तो ये सारी बातें हमें करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट भी जो है उसको भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक अच्छी इकोनॉमी बनने की ओर जा रहा है। हम बहुत पॉजिटिव हैं, हमारे पास अच्छी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर हम एजुकेशन दे रहे हैं, स्किल्स दे रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हमारी अच्छी हो रही हैं। तो आई एम वेरी मच श्योर कि विद इन ए फ्यू ईयर्स बहुत जल्दी हम लोग इम्प्रूव करेंगे और हम लोग वर्ल्ड के अंदर एक पावर बन के उभरेंगे। बस जरूरत क्या चीज की है कि इंडिया जो है सर्विस सेक्टर के अंदर अपना नाम कमाए। एग्रीकल्चर के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उससे हट करके हमें एग्रीकल्चर से कहाँ जाना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर की ओर जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट ज्यादा प्रोडक्शन करे, गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट जो है लोगों को अच्छी एजुकेशन दे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, फॉरेन की जो कंपनियां हैं, फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट जो है पूरे देश में एक पीसफुल इन्वायरमेंट दे, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो अच्छी हो, यहाँ दंगे ना हो। तो अगर हम पीसफुल रखते हैं अपनी कंट्री को, अगर हम मॉडर्न अप्रोच को अपनाते हैं
अगर हम अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज को इनवाइट करते हैं, अगर हम धर्म से ऊपर उठकर कुछ बात करते हैं, अगर हम संकीर्णता से बाहर निकलते हैं, ये जो हम अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, धर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं, इनसे अगर निकल करके हम अगर देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो नो डाउट विद इन ए फ्यू ईयर्स वी कैन बी ए डेवलप्ड नेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपने इस लेक्चर को इतने अच्छे ढंग से सुना, थैंक यू सो मच।